Shweta and welcome back to my channel. In this video, we are going to cover coordination compounds of inorganic chemistry class 12th. अब देखिए भले ही हमारी वन शॉट सीरीज चल रही है लेकिन ये चैप्टर थोड़ा सा लंबा है तो मे भी ऐसा हो सकता है कि इस वीडियो के बाद इसी चैप्टर पर एक और वीडियो बने बट वो ज़्यादा लेंथी नहीं होगी। देखते हैं 1 घंटे में हम इसे कितना कंप्लीट कर पाते हैं और कोशिश करेंगे कि ये पूरा ही कंप्लीट हो जाए। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट एनी फर्दर डिले। तो ठीक है, आ जाइए सबसे पहले जानते हैं कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते क्या हैं, क्योंकि ये बिल्कुल आपके लिए एक नया चैप्टर है जो कि आपने आज तक ना तो सुना होगा कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द स्टार्टिंग। अब देखिए, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बेसिकली वो वाले केमिकल कंपाउंड होते हैं जिसमें ना एक तो आपका होगा ट्रांजिशन एलिमेंट जो कि आप डी एंड एफ ब्लॉक में पढ़ेंगे एंड उससे बाउंडेड होंगे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अब देखिए होगा क्या आपको दिखा देते हैं कि किस तरह। देखिए ऐसा कुछ होता है आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जिसमें ये रहा आपका एक ट्रांजिशन एलिमेंट और ये रहे आपके कितने सारे कंपाउंड, मतलब बहुत सारे कंपाउंड ऐसे साथ में होते हैं। अच्छा, तो इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की स्पेशलिटी क्या है? देखो आपने देखा होगा जब भी हमारा कोई भी एक एलिमेंट होता है या फिर एक कंपाउंड होता है, हम कंपाउंड की बात कर रहे हैं राइट। अब अगर कोई भी हमारा कंपाउंड है, ठीक है, जैसे कि आप ले लीजिए सी फॉर एग्जाम्पल, सिर्फ एग्जाम्पल है सी। ये पता नहीं क्यों नहीं चल रहा सही से, एक सेकेंड। देखिए जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास आ गया CCl4, ठीक है। अब आपने इसको किसी सॉल्यूशन में डिसॉल्व करा और ये डिसॉल्व होके ये क्या करेगा, अपने आयंस में टूट जाएगा राइट। ये तो आपको पहले से ही पता है। तो ये किस में टूटेगा? एक तो आपके C4+ में टूट जाएगा और उसके साथ साथ 4Cl- में टूटेगा राइट। ये इसके आयंस होंगे। तो ये जितने इसके अंदर कंपाउंड, वो जितने इसके अंदर एलिमेंट्स थे ये उन आयंस में इसने अपने आप को क्या कर लिया, तोड़ लिया। अगर मैं बात करूं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। ठीक है, आप डिसॉल्व करके उस सॉल्यूशन को उसके आयंस में तोड़ के ये पता ही नहीं कर सकते कि उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। और यही है खास बात हमारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की, यही हम आगे डिस्कस करने वाले हैं और यही इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो अब आप बहुत ध्यान से सुनना कि क्या होते हैं बेसिकली कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो होता क्या है, सबसे पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को जानेंगे कि हर एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में किस एलिमेंट को क्या बोलते हैं और क्या स्पेशल नाम उन्हें दिया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले अपनी स्लाइड पे पढ़ते हैं क्या लिखा है। मेनी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कंटेन अ मेटेलिक एलिमेंट एज द सेंट्रल एटम। और ये मेटेलिक एलिमेंट बेसिकली ट्रांजिशन एलिमेंट ही होता है एंड आर therefore referred to as metal complex. These type of coordination complexes generally consist of a transition element. इनमें एक ट्रांजिशन एलिमेंट होगा जो कि मैं आपको बता रही थी, जो कि इनका सेंट्रल एटम होगा। और यही जो सेंट्रल एटम होगा ये क्या बनाएगा, आपका कोऑर्डिनेशन सेंटर। अभी हम इन टर्म्स को पढ़ेंगे डिटेल में। ये आ गई आपकी इंपॉर्टेंट टर्म्स इन्वॉल्विंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। आ जाइए अब, तो कोऑर्डिनेशन एंटिटी। ठीक है, कोऑर्डिनेशन एंटिटी क्या होती है? देखो जैसे सपोज हमारा एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, ठीक है। अब क्या लिखा है, अ केमिकल कंपाउंड इन विच द सेंट्रल आयन और द एटम is bound to a set of number atom of molecules ions। मतलब जो आपका सेंट्रल आयन होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो आपको ट्रांजिशन एलिमेंट होगा वो बहुत सारे एटम्स, मॉलिक्यूल्स या फिर आयंस के साथ बाउंडेड होता है। ठीक है, अब क्या होता है, इस ब्रैकेट के अंदर जितनी भी चीजें होंगी वो क्या होंगी, कोऑर्डिनेशन एंटिटी। ठीक है, इस ब्रैकेट के अंदर जो भी होगा वो होगा कोऑर्डिनेशन एंटिटी। ठीक है जी, आ जाइए अब आप नेक्स्ट, सेंट्रल एटम एंड सेंट्रल आयन। अभी अभी मैंने आपको बताया सेंट्रल एटम क्या होगा, जिससे सारे के सारे आपके एलिमेंट्स, एटम्स या फिर मॉलिक्यूल बाउंडेड होंगे, उसको हम बोलेंगे क्या, सेंट्रल एटम। जैसे कि इस केस में कोबाल्ट से आपके 3Cl बाउंडेड है और 3NH3 आपके बाउंडेड है, तो सेंट्रल एटम हो गया आपके पास कोबाल्ट। एंड ये जनरली क्या होता है, ट्रांजिशन
मेटल होता है। अच्छा, ना अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ऐसा क्यों, ट्रांजिशन मेटल ही क्यों सेंट्रल एटम या सेंट्रल आयन बनता है, नॉर्मल मेटल्स जो है आपके वो भी तो बन सकते हैं, तो वो क्यों नहीं बने? द रीजन इज, आप जब डी एंड एफ ब्लॉक पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं ना, उनके पास बहुत सारे एम्प्टी ऑर्बिटल्स होते हैं। ठीक है, तो उनके पास जब इतने सारे एम्प्टी ऑर्बिटल्स होते हैं तो वो इजीली इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर बन जाते हैं, है ना, आराम से इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर सकते हैं। अब जो आपके लीगेंड्स हैं, लीगेंड्स मतलब कि ये जो आपके बाउंडेड है, ये तो हो गया आपका सेंट्रल मेटल एटम, और ये हो गए आपके लीगेंड्स जो कि इसके साथ बॉन्ड बना रहे हैं आपके सेंट्रल मेटल एटम के साथ। ये क्या करते हैं, ये अपने इलेक्ट्रॉन पेयर्स को देते हैं, और क्योंकि ये अपने इलेक्ट्रॉन पेयर्स को डोनेट कर रहे हैं, इसीलिए इन्हें एक ऐसा मेटल एटम चाहिए जिसके पास एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स हो, क्योंकि क्योंकि जो आपके डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं उनके पास एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स होते हैं, तो वो इजीली इन इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब जब ये अपने इलेक्ट्रॉन्स देना चाहते हैं तो ये देंगे, और वो एक्सेप्ट करना चाहते हैं तो वो एक्सेप्ट करेगा, और इनके बीच में बन जाएगा एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड जिसे हम कहते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। शायद आपने 11th स्टैंडर्ड में भी सुना होगा इस बॉन्ड के बारे में। ये एक ऐसा बॉन्ड होता है जिसमें सपोज अगर आपका एक ये एलिमेंट है ए और ये एक एलिमेंट है बी, अब सपोज हुआ क्या कि इसके पास तो एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, बट ये जो बी है ना, इसके पास दो इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, अब इन दोनों को आपस में बॉन्ड बनाना है, तो ये क्या करेंगे, ये जो बी है ये अपना एक इलेक्ट्रॉन तो इसको दे देगा एंड दूसरे वाले इलेक्ट्रॉन के साथ इसके बॉन्ड बना लेगा। ठीक है, अब जब इसने एक दिया तो एक इलेक्ट्रॉन इसके पास हो गया एंड इसके पास सिर्फ एक ही बचा, है ना, तो ये क्या करेंगे, अब इनके पास एक एक इलेक्ट्रॉन हो गया तो एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना लेंगे। इस तरह के बॉन्ड को बोला जाता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, जिसमें एक स्पीशीज होती है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट और दूसरी स्पीशीज होती है इलेक्ट्रॉन रिच, और ये दोनों आपस में सपोज एक आप बोल सकते हो समझौता करके या एक कोऑर्डिनेशन बना के बना लेते हैं एक ऐसा बॉन्ड, और इन्हीं बॉन्ड से मिलकर बनते हैं आपके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ठीक है, तो अब समझ आया कि ट्रांजिशन मेटल ही क्यों सेंट्रल एटम होते हैं। वो सेंट्रल एटम इसीलिए होते हैं क्योंकि उनके पास एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स होते हैं, और जो आपके लीगेंड्स होते हैं, लीगेंड्स के पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब उन्हें अपने इलेक्ट्रॉन्स तो देने पड़ेंगे, वो चाहते हैं कि उनके पास कोई ऐसी स्पीशीज आ जाए जो उनके इलेक्ट्रॉन्स को ले ले, तो उनके इलेक्ट्रॉन्स को लेने के लिए कौन आए, उनके इलेक्ट्रॉन्स को लेने के लिए आ गए आपके पास ट्रांजिशन मेटल्स। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में बॉन्ड बना और उन्होंने मिलकर बना लिया एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। आई होप ये अच्छे से आपको समझ आया होगा। अब 11th स्टैंडर्ड में आपने एक कॉन्सेप्ट तो जरूर पढ़ा होगा जो है लुईस एसिड एंड लुईस बेस। आई होप आपको पता होगा, वहीं से ही एक ही कॉन्सेप्ट निकल के आता है। ठीक है, अब देखिए लिखा है कि जो सेंट्रल एटम्स है वो क्या होते हैं, लुईस एसिड होते हैं। आपने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा कि उन एलिमेंट्स को जो कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, जिनके पास इलेक्ट्रॉन नहीं होते, उनको हम बोलते हैं लुईस एसिड, राइट, और जो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज होती हैं उनको हम बोलते हैं लुईस बेस। तो यहाँ पर क्या होता है, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि बताइए लीगेंड और सेंट्रल मेटल एटम में से कौन सा लुईस एसिड है एंड कौन सा लुईस बेस है। तो देखिए क्या होता है, जो लुईस एसिड होता है वो होता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज, राइट। तो ये क्या होता है, सेंट्रल मेटल एटम के पास अभी अभी मैंने आपको बताया वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं और उनके पास इलेक्ट्रॉन नहीं होते, उनके पास बहुत मतलब होते हैं बट उनके पास बहुत सारे एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स होते हैं, जिस वजह से वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेते हैं। एंड जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करे अकॉर्डिंग टू योर क्लास 11th स्टैंडर्ड, उनको हम बोलते हैं लुईस एसिड, राइट। जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करे उसे हम बोलते हैं लुईस एसिड, और जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करे, जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करे उसे हम बोलते हैं लुईस बेस। सब कुछ आपका ये 11th में आपने पढ़ा हुआ है, एक रिवीजन भी हो गया आपका। ठीक है, तो ये था यहाँ पे कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लिया जाता है, बताइए सेंट्रल एटम और लीगेंड में से कौन लुईस एसिड है कौन लुईस बेस है। आई होप ये कॉन्सेप्ट भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आ जाइए लीगेंड्स पर। अच्छा देखिए अभी अभी मैंने बताया लीगेंड्स क्या होते हैं, सेंट्रल मेटल एटम से जितने भी आपके एलिमेंट्स अटैच्ड होते हैं उनको हम बोलते हैं लीगेंड्स। वही यहाँ पर लिखा हुआ है, द एटम्स मॉलिक्यूल्स और आयंस दैट आर बाउंड to the coordination center
तो कोऑर्डिनेशन सेंटर आपका वही सेंट्रल मेटल एटम है कि कोऑर्डिनेशन सेंटर से जो एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस बाउंडेड हैं उनको हम बोल देते हैं लिगेंड। ठीक है, लिगेंड आपके सिंपल आयंस भी हो सकते हैं और मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, जैसे कि Cl, NH3। ठीक है, और ये बहुत बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, जैसे कि आपका ये बहुत इंपॉर्टेंट है इथेन 1,2 डायमीन। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, इसका नाम याद रखना। ये क्या होता है? दिस इज बेसिकली NH2 CH2 CH2 NH2। एंड कई बार ये पूरा नहीं लिखा था, अधिकतर ये आपको देखने को मिलेगा इस फॉर्म में। ये डायरेक्टली आपको ऐसे करके लिखा होगा इन, ऐसे। सॉरी, ये बड़ा गंदा लग रहा है, जस्ट अ सेकेंड। ये ऐसे लिखा मिलेगा आपको, E एंड N, ऐसे। यहाँ पे आपका सेंट्रल मेटल एटम होगा एंड उससे बाउंडेड होगा ये 2, 3 जितने भी होंगे। तो ये अगर आपको इन कहीं पे भी दिखे तो समझ जाना ये क्या है, इथेन 1,2 डायमीन। ठीक है, अब आ जाइए आप कोऑर्डिनेशन नंबर। देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है। सबसे पहली चीज आपको याद रखनी है कि कोऑर्डिनेशन नंबर जो है ना वो एसोसिएटेड है सेंट्रल एटम से। ठीक है, अच्छा, सेंट्रल एटम से रेफर्ड है। अब इसमें क्या होता है कि सेंट्रल एटम आपका जितने बॉन्ड बना रहा है उसे कहते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। जैसे कि आप इस एग्जांपल पर आइए, ये रहा आपका सेंट्रल एटम, राइट, निकल। निकल आपका सेंट्रल एटम है। अब देखो ये कितने बॉन्ड बना रहा है। NH3 कितने हैं आपके पास? NH3 है यहाँ पे आपके पास 4, यानी कि आपका निकल यहाँ पे 4 बॉन्ड बना रहा है। अब ये जितने बॉन्ड बना रहा है वो ही होगा इस कंपाउंड का कोऑर्डिनेशन नंबर। देखिए the coordination number of nickel here is 4। तो याद रखें कोऑर्डिनेशन नंबर किससे एसोसिएटेड है? कोऑर्डिनेशन नंबर एसोसिएटेड होता है आपका CMC, यानी कि सेंट्रल मेटल एटम या सेंट्रल मेटल कटायन से एसोसिएटेड है। जितने बॉन्ड आपका सेंट्रल मेटल एटम बनाएगा उतना ही कोऑर्डिनेशन नंबर उस कंपाउंड का हो जाएगा। आ जाइए अब आप कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे। कोऑर्डिनेशन स्फीयर होता है नॉन आयनाइजेबल पार्ट, सॉरी। अब मैंने इस चैप्टर को स्टार्ट किया था एक बहुत ही बड़े सस्पेंस से, राइट, कि अगर आपका नॉर्मल कोई भी एक कंपाउंड होगा तो वो कैसे अपने आयंस में टूट जाएगा, राइट। बट मैंने बोला था कि कोऑर्डिनेशन, जो आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं वो इस तरह से अपने आयंस में नहीं टूटते। नाउ लेट्स गिव एन एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल दे देते हैं। देखिए जैसे मैं ही लिख देती हूँ। देखो जैसे कि ये है आपका, ये Cl3 है, ये Cl3 है। ठीक है, देखिए जैसे कि आपका ये वाला एग्जाम्पल है। ओके, अब जब ये टूटेगा ना, जैसे आपने इसको आयनाइज किया, तो ये तो एज इट इज ऐसा ही रहेगा। ये आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर, देखो ये वाला पार्ट बिल्कुल ऐसी रहेगा, जो आपके ब्रैकेट के अंदर वाला पार्ट है। इसको आयनाइज करने के बाद भी आपको ये बिल्कुल ऐसा ही मिलेगा। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये तो आयंस में टूट जाएगा। क्या हो जाएगा? 3Cl-, और इस पे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि इससे 3Cl अलग हो गए, तो इसीलिए यहाँ पे 3+ आ जाएगा बस। बाकी ये एज इट इज रहेगा। इन केसेस में भी जो हमने अभी पीछे एग्जाम्पल देखे थे, जैसे कि ये वाला, अगर सपोज आप इसको करोगे, क्या आपने इसको आयनाइज करा, तो आपको कोई डिफरेंस नहीं मिलेगा। जैसा ये पहले था वैसा ही ये अब भी रहेगा। यहाँ पर भी, क्योंकि देखो यहाँ इससे और कुछ ब्रैकेट के बाहर तो कुछ है ही नहीं, तो जैसा ये पहले है वैसा ही ये बाद में भी रहेगा, ये आयनाइज नहीं होगा। ठीक है, तो याद रखें ये जो ब्रैकेट के अंदर वाला पार्ट होता है दिस इज नॉन आयनाइजेबल, एंड इसी वजह से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड अलग होते हैं और कंपाउंड से। क्योंकि और कंपाउंड्स में क्या होता है, जितने भी आयंस होते हैं, जितने भी आपके मॉलिक्यूल होते हैं, वो अपने सेपरेट पर्टिकुलर आयंस में डिसॉल्व टूट जाते हैं, एंड आपको पता लग जाता है कि इस पर्टिकुलर कंपाउंड में ये एलिमेंट्स थे। बट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में आप ऐसा नहीं बता सकते कि इसमें कौन कौन से एलिमेंट हैं, क्योंकि अगर आप देखें यहाँ पे अगर आप आयरन का टेस्ट करेंगे, ठीक है, आपने सपोज इसको इसके आयंस में तोड़ा, ये तो आयंस में टूटेगा ही नहीं, तो एज इट इज रहेगा। आपने आयरन का टेस्ट करा तो ये पॉजिटिव नहीं देगा क्योंकि इससे बाउंडेड है। सिमिलरली साइनाइड का टेस्ट किया तो ये भी पॉजिटिव नहीं देगा क्योंकि इससे बाउंडेड है। कुछ ऐसा पर्टिकुलर टेस्ट करना पड़ेगा जो इनके बॉन्ड के साथ साथ इसको डिटेक्ट करे। वहीं पे अगर हम नॉर्मल कंपाउंड्स की बात करें
जैसे कि यहाँ पर अगर, तो ये क्लोरीन जो है ये अपना टेस्ट दे देगा, लेकिन अगर यहाँ आप कोबाल्ट का या अमाइन का करने लगे टेस्ट तो वो डिटेक्ट नहीं कर पाएगा क्योंकि वो ऑलरेडी बाउंडेड है। अब आ जाते, तो ये वाला जो नॉन आयनाइजेबल पार्ट होता है ब्रैकेट के अंदर वाला, इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। अब आ जाते हैं कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन पे। तो कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन कुछ नहीं, जो भी जब आप एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की शेप देखते हैं, ज्योमेट्रिक शेप कि किस तरह से अपनी स्पेशल अरेंजमेंट में उसकी शेप आएगी, उसको हम बोल देते हैं कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन। ठीक है, जैसे कि टेट्राहेड्रल एंड स्क्वायर प्लेनर। अब आ जाइए ऑक्सीडेशन नंबर पर। तो ऑक्सीडेशन नंबर तो पहले भी पढ़ा हुआ होगा, इसमें कुछ नहीं, क्या करना होता है, आपको पर्टिकुलर एलिमेंट का चार्ज पता होना चाहिए, उससे आप निकाल सकते हैं। जैसे कि ये आपका एक कंपाउंड है PtCl6 2-, तो आप क्या करोगे, Cl पे कितना चार्ज होता है, -1, और क्योंकि ये 6 क्लोरीन है तो इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे 6 से, प्लस आपको प्लेटिनम की निकालनी है तो X मान लीजिए उसके ऑक्सीडेशन स्टेट को, और टोटल चार्जेस पे है -2। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आंसर निकल के आ जाएगा +4। ये तरीका होता है आपका ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का। और आपको इस चैप्टर में भी बहुत अच्छे से ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आना चाहिए, क्योंकि जब हम IUPAC करते हैं तो वहां पे मेंशन करना पड़ता है कि इस कंपाउंड की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। अब आ जाइए आप होमोलेप्टिक एंड हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस पे। होमोलेप्टिक और हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं, देखो ये हमारा एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, ये रहा आपका सेंट्रल मेटल एटम। अब ये जिन लीगेंड से अटैच है, अगर वो सारे लीगेंड एक ही तरह के हैं, सेम है, जैसे कि देखो यहाँ पे साइनाइड है और चारों के चारों साइनाइड ही हैं और कोई यहाँ पर लीगेंड नहीं आया, तो इसको हम बोलेंगे होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। अगर अगर जो आपका सेंट्रल मेटल एटम है उससे जो लीगेंड अटैच है वो सारे सेम नहीं है, कुछ अलग है कुछ अलग है, जैसे कि यहाँ पर 4 तो आपके NH3 है, 2 आपके Cl है, तो ये क्या हो गया, हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। अब आ जाते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स पर। द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स फॉर्म्ड बाय द ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर कलर्ड। ठीक है, जो आपके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बनते हैं वो अभी अभी बताया किससे बनते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट से बनते हैं, क्यों बनते हैं वो भी बताया। अब ये होते हैं कलर्ड। कलर्ड क्यों होंगे, इसकी भी डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको अच्छे से पता चलेगी डी एंड एफ ब्लॉक में। बेसिकली होता क्या है, क्योंकि जो आपके डी एंड एफ ब्लॉक में बताया जाएगा कि जो डी ब्लॉक है उसमें होते हैं बहुत सारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो अब जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो बार बार कभी अपर शेल में जाते हैं कभी लोअर शेल में आते हैं, इसको बोला जाता है DD ट्रांजिशन। अब जब वो एनर्जी एब्जॉर्ब करके ऊपर वाले शेल में जाते हैं, फिर एनर्जी रिलीज करके नीचे वाले शेल में आता है, तो वो एक कलर एमिट करते हैं, इसी वजह से उनके कलर्ड कंपाउंड्स बन जाते हैं। ठीक है, ये होती है DD ट्रांजिशन। ये भी पता चलेगी आपको अच्छे से नेक्स्ट चैप्टर में, इतना आप याद रख सकते हैं, क्योंकि आपके ये वाला DD ट्रांजिशन की वजह से कलर आता है, इस वजह से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स भी क्या होते हैं, कलर्ड, क्योंकि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स भी किससे बने, ट्रांजिशन एलिमेंट से। ठीक है, तो यही सब यहाँ पे एक्सप्लेन्ड है। When the coordination center is a metal, the corresponding coordination complexes have a magnetic nature। देखो फिर से वही बात, अगर आपका अधिकतर क्या होगा, यही केस आएगा कि जो कोऑर्डिनेशन सेंटर होगा आपका वो कैसा होगा, मेटल, और मेटल भी कौन सा, ट्रांजिशन एलिमेंट। अब मैंने आपको बताया ट्रांजिशन मेटल्स के अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो उनका कुछ ना कुछ मैग्नेटिक नेचर भी होगा, राइट। अगर इलेक्ट्रॉन अकेला है तो वो कुछ ना कुछ तो प्रॉपर्टीज शो करेगा। हाँ, अगर वो डायामैग्नेटिक हो जाए, मतलब उसमें पेयरिंग हो जाए, ये एक पेयर बन जाए इलेक्ट्रॉन्स का, अब ये कुछ नहीं कर पाएगा क्योंकि ये हो गया स्टेबल। लेकिन अगर ये अकेला होगा तो ये कभी एनर्जी एब्जॉर्ब करके ऊपर जाएगा, कभी एनर्जी एब्जॉर्ब करके नीचे आएगा, तो इस वजह से क्या होता है, मैग्नेटिक नेचर इनमें डेवलप हो जाता है। ठीक है, तो ये बात हो गई आपके मैग्नेटिक नेचर की। अब आ जाइए केमिकल रिएक्टिविटी पे। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में काफी अच्छी खासी केमिकल रिएक्टिविटी होती है, क्यों, वही रीजंस हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन स्टेबल नहीं होते तो वो कलर भी एमिट करते हैं, मैग्नेटिक नेचर भी दिखाते हैं, केमिकल रिएक्टिविटी भी अच्छी खासी शो कर देते हैं। अब आ जाते हैं द डिफरेंस बिटवीन डबल सॉल्ट्स एंड कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। वैसे तो ये पहले भी एक्सप्लेन हो चुका है, बट फिर भी जैसे कि हम बात करते हैं डबल सॉल्ट्स की, तो डबल सॉल्ट्स में आपके पास आ जाता है पोटैश एलम, आपका पोटेशियम पर मैंगनेट, ये सब आपके उसके एग्जाम्पल है। इसमें क्या होता है, जैसे ये आपका एक डबल सॉल्ट है, ठीक है,
अब जब ये जो आपका डबल सॉल्ट होगा, अगर मैं इसकी आयनाइजेशन कर दूं तो ये, अगर मैं इसमें टेस्ट करूं पोटेशियम का तो वो भी पॉजिटिव आ जाएगा, सल्फेट का तो वो भी पॉजिटिव आ जाएगा, एल्यूमिनियम का भी पॉजिटिव आ जाएगा, राइट। ये सब आयंस का टेस्ट दे देगा। लेकिन अगर हम बात करें एक कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स की, सपोज ये रहा आपका वो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अब जब हम इसका टेस्ट करेंगे तो क्या ये आयरन का टेस्ट देगा? नहीं देगा। क्या ये साइनाइड का टेस्ट देगा? नहीं, ये साइनाइड का भी नहीं देगा। तो यही डिफरेंस आ जाता है आपका किस में, बेसिकली यही डिफरेंस आ जाता है आपका कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स एंड डबल सॉल्ट्स में। डबल सॉल्ट्स जब आयनाइज होते हैं तो उनके अंदर जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं वो उन सब का टेस्ट पॉजिटिव दे देते हैं। बट इफ वी टॉक अबाउट कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स तो उसमें ऐसा नहीं होता, क्योंकि जो ब्रैकेट के अंदर वाला पार्ट है, ठीक है, वो कैसा है, जो आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर है वो क्या है, दैट इज नॉन आयनाइजेबल। ठीक है, यही डिफरेंस है इन योर डबल सॉल्ट्स एंड कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। अब आप आ जाइए टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स पर। देखिए, कटायनिक कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं। ये देखो, ये आपका एक कटायनिक कॉम्प्लेक्स है। अभी तो समझ ही नहीं आ रहा होगा कैसे कटायनिक कॉम्प्लेक्स है, मैं बता देती हूँ। देखो, जब हमारे लिए बाहर वाला पार्ट तो इतना इंपॉर्टेंट होता नहीं है, इतना तो आपको समझ आ गया होगा अभी तक पढ़ के, है ना। अब देखो, जब हम इसको आयनाइज करेंगे तो ये कैसे दिखेगा आपको, ये आपको मिल जाएगा, या तो आप ऐसे लिख लो या आप ऐसे लिख लो, बात एक ही है। ये आपको कैसे मिलेगा, कोबाल्ट एंड यहाँ पर हो जाएगा आपका NH3, फिर यहाँ पर हो जाएगा आपका 6 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 प्लस क्या हो जाएगा आपके पास 3Cl माइनस, राइट। ये आपको मिल जाएगा। देख लो अब क्या हुआ। कटायन मतलब क्या होता है, कटायन मतलब होता है पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज। क्या आपको एक पॉजिटिव वाला कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स दिख रहा है? यस, तो ये क्या हो गया आपका, दिस इज योर कैटायनिक कॉम्प्लेक्स। सिमिलरली अनायनिक कॉम्प्लेक्स होगा, आपकी बार देखो क्या है, पोटेशियम है। जब पोटेशियम होगा, पोटेशियम क्या है, एक मेटल है, यानी कि जब ये हटेगा तो ये कैसे हटेगा, ये हटेगा आपका 4K+ की तरह। और अगर इस पे प्लस चार्ज आया है तो आपके इस जो ये आपका कॉम्प्लेक्स है, कौन सा, FeCH6, ये जो आपका कॉम्प्लेक्स है, इस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, इस पे आ जाएगा आपका 4-। एंड यू नो कि अनायन का मतलब होता है नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज। क्या आपको एक नेगेटिवली चार्ज कोऑर्डिनेशन स्फीयर दिख रहा है? यस, तो ये हो गया आपका अनायनिक कॉम्प्लेक्स। आ जाइए न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स पे। तो न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स जब आपके इस पूरे कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे कोई चार्ज हो ही ना, तो वो न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। अब आप आ जाइए होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स पे। अभी पहले भी एक्सप्लेन किया था, अगर कॉम्प्लेक्स में सिर्फ एक ही तरह का लीगेंड है, ठीक है, तो वो हो जाएगा होमोलेप्टिक। अगर अलग अलग तरह के हैं वो हो जाएगा हेट्रोलेप्टिक। जैसे इसमें देखो, इसमें NH3 भी है, इसमें Cl भी है। आ जाइए अब आप मोनो न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स पर। देखिए, मोनो न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स मतलब अगर सिर्फ एक ही ट्रांजिशन मेटल आयन आपके कोऑर्डिनेशन स्फीयर में है तो, देखो एक ही Fe दिख रहा है ना आपको, तो ये अकेला है। अब जब आपके पास एक ही सिंगल ट्रांजिशन मेटल आयन हो, उसको हम बोलते हैं मोनोन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्सेस। अगर मैं बात करूं पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्सेस की, तो इसमें क्या होता है, एक ट्रांजिशन मेटल आयन से ज्यादा आपके पास मेटल एटम प्रेजेंट होते हैं एक कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर। एग्जांपल देख लेते हैं। ये देखिए, यहाँ पर एक तो आपका ये रहा मॉलिब्डेट और एक रहा आपका ये रहा, ठीक है। तो देखो, आपके एक बॉन्ड है, मतलब दो आपको सेंट्रल मेटल एटम दिख रहे होंगे। सो दिस इज योर पॉली न्यूक्लियर ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस। वैसे ये आपका पूछा नहीं जाता है, बट फॉर नॉलेज आई एम टेलिंग यू दिस कि ये भी एक तरह के आपके कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है। ये आपसे कुछ पूछा नहीं जाएगा ऐसा। अब आप आ जाइए IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स पर। ठीक है, अब हम देखेंगे कि किस तरह से हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की नेमिंग करते हैं। देखिए, सबसे पहले रूल समझ लेते हैं कुछ सिंपल। अब देखो, आपको याद रखना है कि जो लीगेंड्स है ना, उनका नाम हम हमेशा सेंट्रल मेटल आयन से पहले लिखेंगे, सबसे पहला रूल, ठीक है। यानी कि जो भी आपको क्या देखना है कि सबसे पहले लीगेंड्स कौन से हैं, उन लीगेंड्स का नाम आप लिखेंगे।
ठीक है, अब देखो, अगर जो कोऑर्डिनेशन सेंटर है वो आपके मोर देन वन लिगेंड से क्या है, बाउंडेड है, यानी कि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स की। अगर हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स है जिसमें एक से ज्यादा लिगेंड है, तो आप क्या करोगे, अब तो दो लिगेंड हो गए, किसका नाम पहले लिखोगे, कुछ टेंशन नहीं लेनी, आप यूज करेंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर का। ठीक है, जिसका अल्फाबेट पहले आता है उसको आप पहले प्लेस कर दें लिगेंड को, देन उसके बाद वाले लिगेंड को, और उसके बाद आप अपने सेंट्रल मेटल एटम का नाम लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए, अगर अगर आपके पास बहुत सारे मोनोडेंटेट लिगेंड है तो आप क्या करेंगे, आप यूज करेंगे डाई, ट्राई, टेट्रा या सो ऑन। अच्छा, मोनोडेंटेट लिगेंड्स क्या होते हैं, ये मोनोडेंटेट लिगेंड्स, बाइडेंटेट ये हमने एक्सप्लेन नहीं करे, एक बार कर देते हैं यहीं पे। देखो, मोनोडेंटेट मतलब होता है जो कि एक ही बॉन्ड बना सके, जैसे कि अगर मैं बात करूं क्लोरीन की तो ये एक ही बॉन्ड बनाएगा, राइट। अगर मैं बात करूं NH3 की तो ये भी क्या करेगा, एक ही बॉन्ड बनाएगा। लिगेंड से जो एक बॉन्ड बना है उसे बोलते हैं मोनोडेंटेट। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं बाइडेंटेट की, तो बाइडेंटेट वो होते हैं जो जो क्या करें, आपके दो बॉन्ड बना लें एक ही साथ। ठीक है, दो बॉन्ड बना ले, जैसे कि हमारे पास एग्जाम्पल आ जाता है किसका, हमारे पास एग्जाम्पल आ जाता है ईन का। ईन का कैसे, चलो आपको वापस लेके चलते हैं उस पे, कहाँ है हमारा आपका, ये रहा, देखो देखो देखो, ये यहाँ ये वाला नाइट्रोजन भी बॉन्ड बना लेगा और ये वाला नाइट्रोजन भी बॉन्ड बना लेगा, तो ईन क्या होगा ना, जब आपका ईन होगा तो वो एक साथ दो बॉन्ड बना रहा है। ठीक है, तो इसीलिए क्या हो गए, आपका ईन एक बाइडेंटेट लिगेंड हो गया। ऐसे ही ट्राइडेंटेट, टेट्राडेंटेट, पेंटाडेंटेट, हेक्साडेंटेट। हेक्साडेंटेट पे आपके पास एग्जांपल आ जाता है EDTA का, EDTA, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है इथाइलिन डायमाइन टेट्रा एसीटेट। ठीक है, ये हो गए आपके अलग अलग तरह के लिगेंड्स जो कि हमारे रह गए थे। ठीक है, एंड एक टर्म और है आपके पास डेंटिसिटी, जिससे मोनोडेंटेट बाइडेंटेट आए हैं। ठीक है, तो आपके पास एक टर्म और आ जाती है, जैसे कि कोऑर्डिनेशन, मैंने आपको बताया था कोऑर्डिनेशन नंबर, वैसे ही आपके पास होती है क्या, आपके पास होती है एक टर्म डेंटिसिटी। डेंटिसिटी क्या होती है, ये लिखा नहीं जा रहा, इट इज DENTICITY। तो डेंटिसिटी क्या होती है, बेसिकली डेंटिसिटी मतलब होता है, जैसे कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर मैंने आपको बताया था किस पे डिपेंड करेगा, कोऑर्डिनेशन स्फीयर डिपेंड करता है आपके सेंट्रल एटम पर। जो आपका सेंट्रल एटम है वो लिगेंड के साथ जितने बॉन्ड बना रहा है वो हो जाएगा उसका क्या, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर। डेंटिसिटी हो जाती है कि लिगेंड कितना बॉन्ड बना रहे हैं। ठीक है, जितना लिगेंड बॉन्ड बना रहे हैं, जैसे कि अभी अभी मैंने बताया आपका जो इथेन 1,2 डायमाइन है ये कितने बॉन्ड बनाता है, ये दो बॉन्ड बनाता है। तो इस पर्टिकुलर लिगेंड की डेंटिसिटी क्या है, 2। सिमिलरली जो Cl है वो एक ही बॉन्ड बनाता है, तो उसकी डेंटिसिटी क्या होगी, उसकी डेंटिसिटी हो गई 1। वही डेंटिसिटी के कॉन्सेप्ट से ही आ जाता है आपके मोनोडेंटेट, बाइडेंटेट, ट्राइडेंटेट वगैरह लिगेंड्स। ठीक है, एक और आपका इफेक्ट होता है विच इज योर कीलेटिंग इफेक्ट। ठीक है, कोई चीलेटिंग भी बोलता है, कोई कीलेटिंग बोलता है, सो इट इज योर कीलेटिंग इफेक्ट। कीलेट इफेक्ट मतलब होता है जब जब आपका लिगेंड के साथ एक कंपाउंड रिंग जैसा स्ट्रक्चर बना ले, जैसे कि सपोज आपके पास यहाँ पे है आयरन, एंड आयरन के साथ आपने किसकी बॉन्डिंग करा दी, आपने बॉन्डिंग करा दी इथाइलिन डायमाइन की, तो ये कैसे बॉन्ड बनाएगा, ये ऐसे बॉन्ड नहीं बनाएगा, एक बॉन्ड तो यहाँ से NH2, एक्चुअली NH, क्योंकि अब एक बॉन्ड बन गया, एक यहाँ पे NH और फिर यहाँ पे ऐसे CH2 और एक यहाँ पे CH2, तो ये आपके दो बॉन्ड बन रहे हैं, इसी वजह से क्या ये आपको एक रिंग शेप स्ट्रक्चर दिख रहा है, राइट। जब ये रिंग शेप स्ट्रक्चर बन जाए और उसको बोलते हैं कीलेट इफेक्ट, और ये जो रिंग शेप स्ट्रक्चर होता है ये एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो अगर आपको दो तरह के कंपाउंड दिए गए हैं, एक में कीलेटिंग लिगेंड है जो कि एक रिंग शेप स्ट्रक्चर बना रहा है, और दूसरे में कीलेटिंग लिगेंड नहीं है, तो बिना किसी कंफ्यूजन के यू हैव टू टिक ऑन दैट कंपाउंड जो कि कीलेट इफेक्ट शो करेगा, क्योंकि अनडाउटेडली ड्यू टू दैट कीलेट इफेक्ट वो ज्यादा स्टेबल हो गया। ठीक है, सो दिस इज योर कीलेटिंग इफेक्ट। आई होप अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा, यही होता है कीलेटिंग इफेक्ट, जब आपका एक रिंग शेप स्ट्रक्चर बन जाए। ठीक है, एंड दिस प्रोवाइड्स एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी टू योर कंपाउंड।
तो ये हमारा हो गया था, IUPAC पर हम थे, वापस आ जाते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको बताया अगर मोनोडेंटेट लिगेंड है, जैसे कि सपोज आपके 2 Cl बाउंडेड है, ठीक है, तो आप क्या बोलेंगे से डाइक्लोराइडो, क्या बोलेंगे डाइक्लोराइडो। क्यों हमने इसको क्लोराइड नहीं बोला वो मैं अभी आपको आगे बताऊंगी, पर अभी आप क्या याद रखेंगे, डाइक्लोराइडो। हमने डाई क्यों लगाया, क्योंकि ये था मोनोडेंटेट लिगेंड, ये सिर्फ एक बॉन्ड बना रहा था। अब मैं बात करूं अगर पॉलीडेंटेट लिगेंड है, पॉलीडेंटेट में ये नहीं सिर्फ आपके मतलब मोनोडेंटेट को छोड़ के जितने भी हैं, जैसे कि आपका बाइडेंटेट लिगेंड्स, ट्राइडेंटेट लिगेंड्स, टेट्राडेंटेट लिगेंड्स, जितने भी अलग अलग लिगेंड्स आ जाते हैं मोनोडेंटेट लिगेंड्स को छोड़ के, उन्हें हम बोल रहे हैं यहाँ पर पॉलीडेंटेट लिगेंड्स। तो आपके जो पॉलीडेंटेट लिगेंड्स हैं अगर वो एक से ज्यादा बाउंडेड है, जैसे कि मैं बात करूं आपके पास आ जाता है EN, अभी मैंने आपको बताया ना EN, इथिलीन डायमाइन भी बोलते हैं उसको। अगर सपोज ये 2 बाउंडेड है तो आप यूज करेंगे बिस, बिस डाई सॉरी बिस इथाइलिन डायमाइन, ठीक है, क्या यूज करेंगे, बिस इथाइलिन डायमाइन। अगर आपके पास ये 3 होते तो आप यूज करते हैं ट्रिस, ट्रिस इथिलीन डायमाइन, ठीक है, तो हम कैसे यूज वर्ड करते हैं, बिस ट्रिस, ठीक है। या फिर अगर 4 होता है तो हम यूज करते हैं टेट्राकिस। अब आप आ जाइए, सपोज आपके जो लिगेंड है वो अनायन है, ठीक है, अगर आपके लिगेंड है वो अनायन है, जैसे कि आपके Cl पे आपको पता होगा क्या चार्ज आता है आयनाइज होके, उसके ऊपर चार्ज आता है माइनस का, राइट। तो ये क्या है, ये एक अनायन है, तो अगर लिगेंड अनायनिक है तो आप उस पर क्या लगाते हैं, आप उसके नाम के पीछे O लगा देते हैं, जैसे कि आपका सल्फेट बन जाएगा सल्फेटो, आपका क्लोराइड बन जाएगा क्लोराइडो। आई होप ये अच्छे से समझ आ गया होगा क्यों मैंने वहां पर डाइक्लोराइडो बोला था, बिकॉज आपका जो क्लोराइड आयन है वो क्या है, वो है एक अनायन, राइट, तो उसके नाम के पीछे क्या आ जाएगा, O, ठीक है। अब आप आ जाइए किस पे, नेक्स्ट रूल पे। अब देखो ये मैंने बात करी कि अगर आपका लीगेंड अनायन है तो आप O लगाएंगे। सपोज आपका लीगेंड है न्यूट्रल, ठीक है, ना तो उस पर पॉजिटिव चार्ज है ना उस पर नेगेटिव चार्ज है, उस पर कोई चार्ज नहीं आता। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपका अमाइन होता है, अमाइन पे ना ही पॉजिटिव चार्ज होगा ना ही नेगेटिव, इट इज न्यूट्रल। जैसे कि आपका H2O यानी कि पानी, तो हम इसको देखो, हम इसको एज इट इज यूज कर लेंगे, अमाइन ही लिख देंगे, ठीक है, लीगेंड में। H2O को आप डायरेक्ट एक्वा लिखेंगे, CO को आप डायरेक्ट कार्बोनाइल लिखेंगे, NO को आप डायरेक्ट नाइट्रोसिल लिखेंगे, ठीक है। तो लीगेंड्स, ये तो बात हो गई हम कैसे लीगेंड का नाम रखेंगे। दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं, अगर एक से ज्यादा लीगेंड्स है, ठीक है, मैं बात कर रही हूँ हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स की, तो आप यूज करेंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर को, ठीक है। अगर आपके लिगेंड्स अनायनिक हैं, आप क्या करेंगे, आप यूज करेंगे उनके नाम के पीछे O। अगर आपके जो लिगेंड्स हैं वो मोनोडेंटेट हैं और वो ज्यादा हैं तो आप क्या यूज करेंगे, डाई ट्राई टेट्रा। अगर आपके जो लिगेंड्स हैं वो पॉलीडेंटेट हैं और वो एक से ज्यादा हैं तो आप यूज करेंगे बिस ट्रिस टेट्राकिस, ठीक है। और अगर आपके जो लिगेंड्स हैं वो न्यूट्रल हैं तो आप उनके नाम को एज सच लिख देंगे, एंड देन लिगेंड के नाम के बाद आप लिखेंगे सेंट्रल मेटल एटम का नाम, ठीक है। अब देखिए अगर एक और रूल यहाँ पे आता है, सपोज आपका जो कॉम्प्लेक्स है उसके ऊपर एक अनायनिक चार्ज है। अनायनिक चार्ज मतलब क्या होता है, अनायनिक चार्ज मतलब नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, नेगेटिव चार्ज है, जैसे मैंने अभी आपको अनायनिक कॉम्प्लेक्स पढ़ाए थे। तो अगर आपके पूरे कॉम्प्लेक्स के ऊपर एक अनायनिक चार्ज है तो सफिक्स आ जाएगा 8, किसके पीछे, आपका 8 आ जाएगा सेंट्रल मेटल एटम के नाम के पीछे, ये सेंट्रल है तो सेंट्रल मेटल एटम के नाम के पीछे आ जाएगा 8, ठीक है। जैसे कि अगर आपका Fe लिखा होता, ठीक है, आपका Fe सेंट्रल मेटल एटम है और आपके पूरे कंपाउंड के ऊपर जो चार्ज आ रहा है वो माइनस का आ रहा है, तो आप क्या लिखेंगे इसको, आप आयरन नहीं लिखेंगे, आप इसको लिख देंगे फेरेट, ठीक है। अगर कॉपर होगा तो आप उसे कॉपर नहीं लिखेंगे, आप उसे क्यूपरेट लिख देंगे, ठीक है। अगर Ag है तो आप उसे क्या लिखेंगे, अर्जेंटेट। आई होप समझ आ गया होगा, ठीक है। अगर AU है तो आप उसे गोल्ड नहीं लिखेंगे, आप उसे लिखेंगे ऑरेट, ठीक है। आ जाइए अब आगे देखिए, when writing the name of the central metal atom is, ये मैंने बताया आपको अभी भी कि अगर अनायनिक है तो आप प्रायोरिटी देते हैं लैटिन नेम को,
ठीक है, सिर्फ मरकरी में ऐसा नहीं होता, मरकरी इज योर एक्सेप्शन, बाकी अधिकतर आप किसको प्रायोरिटी देते हैं, लैटिन नेम को, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया क्यूपरेट एंड आपका अर्जेंटेट, ऑरेट, फेरेट, ठीक है। तो ये होता है अगर आपकी जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है उसमें एक अनायनिक एंटिटी है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको एक बात और बता देती हूँ, जैसे जैसे आपका एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, ठीक है, उसके जो बाहर है एटम, ठीक है, जैसे ये तो आपका कोऑर्डिनेशन एंटिटी हो गई, सपोज इसके बाहर ना क्लोराइड बाउंडेड है, तो आप क्या करेंगे, पहले आप इस पूरे कोऑर्डिनेशन एंटिटी का नाम लिखेंगे, उसके बाद लास्ट में आप क्लोराइड लिख देंगे। लेकिन लेकिन अगर मैं बात करूं कि एक ऐसा केस आ गया कि ये रहा आपकी कोऑर्डिनेशन एंटिटी, लेकिन अब की बार आपका यहाँ पे पोटेशियम बाउंडेड है। अब आपको पता है कि पोटेशियम क्या बनाएगा, एक कटायन बनाएगा, और आपकी कोऑर्डिनेशन एंटिटी क्या बनाएगी, एक अनायन बनाएगी, आयन बन के, राइट। तो हम हमेशा प्रायोरिटी देते हैं पहले कटायन को, ठीक है। तो अब की बार आप पहले लिखेंगे पोटेशियम, उसके बाद आप इस पूरी कोऑर्डिनेशन एंटिटी का नाम लिखेंगे उसी ऑर्डर में जैसा कि मैंने आपको अभी अभी एक्सप्लेन किया था, ठीक है। आ जाइए आगे, अब हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी आपकी क्लियर करवा देते हैं क्या, ऑक्सीडेशन स्टेट। देखो जैसे कि आपका एक कंपाउंड है, ठीक है, आपको निकालनी है यहाँ पे सेंट्रल मेटल एटम जो कि आपका क्रोमियम है, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। कैसे निकालेंगे आप, यहाँ पे मान लीजिए क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट X, ठीक है, क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है -1, क्योंकि ये 2 है तो आपने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। फिर अभी मैंने आपको बताया था जो आपका H2O होता है कैसा होता है, न्यूट्रल, तो यानी कि उसका जो चार्ज होगा वो होगा 0, और वो 4 है तो 4 से आपने कर दिया मल्टीप्लाई, तो ये तो खत्म ही हो गया। ये कितना हो गया, -2, जब -2 वहां जाके +1 में होगा ऐड, तो क्या बन जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी आपकी +3। ये होती है आपका तरीका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने का। क्यों मैं आपको ऑक्सीडेशन स्टेट बार बार सिखा रही हूँ, क्योंकि जब आप पूरा IUPAC का ही पार्ट है, जब आप पूरा नाम लिख देंगे, ठीक है, और आप सेंट्रल मेटल एटम का नाम लिखेंगे, उसके बाद आपको वहां पर सेंट्रल मेटल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट भी मेंशन करनी पड़ती है, जैसे कि आपने इसका नाम करा, ठीक है, ये क्या है, एक्वा, ये है क्लोराइड, तो अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल ऑर्डर पहले इसका नाम आ जाएगा, राइट। तो हम लिखेंगे क्या, टेट्रा एक्वा, आपने लिखा टेट्रा एक्वा, उसके बाद आपका डाई क्लोराइडो, अब आप लिखेंगे क्रोमियम, ठीक है, क्रोमियम, क्रोमियम क्यों लिखा, बिकॉज यहाँ पे प्लस चार्ज है, अगर माइनस का चार्ज होता तो आप लिख देते क्रोमेट, यही लिखा है ना पीछे भी, आप क्या लिख देते, क्रोमेट, राइट। अब देखो अनायनिक चार्ज, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है साफ साफ कि जब अनायनिक यानी कि नेगेटिव चार्ज होगा तभी सफिक्स 8 लगेगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है तो आप लिखेंगे क्रोमियम, एंड क्रोमियम के बाद आपको क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट लिखनी पड़ेगी जो कि है 3, और कैसे लिखोगे, ऐसे 3 नहीं लिखोगे आप, ऐसे 1 2 3 रोमन नंबर्स में लिख के एंड ऐसे ब्रैकेट में बंद कर दोगे, ठीक है। ये रहे कुछ एग्जांपल्स आपके IUPAC के, चलिए सॉल्व कर लेते हैं। देखो क्या है, मैंने आपको बताया पहले हम प्रायोरिटी देते हैं कटायन को, तो इसमें कटायन कौन है, आपका पोटेशियम, एंड ये आपका अनायन बनेगा। तो नाउ वन मोर थिंग, जो बाहर आपके फ्री आयंस है ना, ये नहीं, आप यहाँ पे टेट्रा पोटेशियम नहीं लिखेंगे, ये चाहे कितने भी हो, आपको उससे आपको वो मेंशन नहीं करना, आप सिर्फ पोटेशियम लिखेंगे, ठीक है। आपने लिखा पोटेशियम, अब आप लिखेंगे लीगेंड का नाम, तो लिख दीजिए हेक्सा साइनाइड। अब देखिए साइनाइड पे होता है -1 का चार्ज, तो ये क्या है, ये तो आपका एक अनायनिक लिगेंड है, यानी कि यहाँ पे साइनाइडो हो जाएगा, राइट। तो ये क्या हो गया, हेक्सा साइनाइडो फेरेट। अब आप इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए, कैसे निकालेंगे, ये तो +4 की फॉर्म में निकल जाएगा, तो यानी कि इस पे टोटल चार्ज है -4, राइट। इसकी हमें पता नहीं है तो हम x मान लेंगे, तो x प्लस आपका साइनाइड पे चार्ज होता है -1, -1 की मल्टीप्लाई कर दीजिए आप 6 के साथ, इज इक्वल टू टोटल चार्ज है इस पे आपका -4, ठीक है, ये कितना हो जाएगा, -6, -6 वहां जाके क्या बन जाएगा, +6, और आपका आंसर आ जाएगा +2। आई होप क्लियर हो गया होगा। इसका नाम देखिए, पहले आप किसको लिखेंगे, आप लिखेंगे लीगेंड को, तो आप लिखेंगे टेट्रा, आप साइनो भी लिख सकते हैं, साइनाइडो भी लिख सकते हैं। अब देखिए अनायनिक चार्ज है, ठीक है, अनायनिक चार्ज है तो आप 8 लगाएंगे, तो यहाँ लिखा है निकलेट, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आप निकालेंगे, आ जाएगी आपकी 2, ठीक है जी। यहाँ पर देखिए क्योंकि ये नेगेटिव, देखो OH पे माइनस का चार्ज होता है, यानी कि आपका हो जाएगा हाइड्रोक्सीडो, ये हाइड्रोक्सीडो होगा,
ठीक है, तो टेट्राहाइड्रोक्सिडोजिंकेट, क्यों? क्योंकि टोटल चार्ज नेगेटिव है और यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट। आयन क्यों लिखा हमने? आयन आपको मेंशन करने की, देखो यहाँ पे तो आपको आयन मेंशन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये जो आपकी कोऑर्डिनेशन एंटिटी है स्टैंड न्यूट्रल है, ये बाउंडेड है एक एटम के साथ, लेकिन यहाँ पर ये ऑलरेडी अपनी आयनिक फॉर्म में है, इसीलिए हमने मेंशन भी कर दिया दैट इट इज अ आयन। ठीक है, अब देखो ये तो आयन नहीं है, ये तो एक न्यूट्रल स्पीशीज है, तो यहाँ पे आपको आयन लिखने की जरूरत नहीं है। क्या नाम बन जाएगा? टेट्रा कार्बोनिल निकल। निकल निकलेट क्यों नहीं करा? क्योंकि यहाँ पर कोई नेगेटिव चार्ज नहीं है। और देखो ये क्या है, अगर आप इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने लगोगे तो x, ठीक है, प्लस ये कितना है आपका, इसका तो नंबर 0 होता है ऑक्सीडेशन नंबर, इंटू आप 4 करेंगे इज इक्वल टू, देखो टोटल चार्ज कितना है इस पे, तो चार्ज भी 0 है, तो आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी निकल के आ जाएगी? 0। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, इतना ही चैप्टर हो पाएगा, मैंने इसको ज्यादा लेंथी नहीं सोचा था। अब इसका बचा हुआ थोड़ा सा पार्ट है आइसोमेरिज्म वाला, वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में कवर, एंड बिल्कुल धीरे धीरे मेरे ख्याल से वो वीडियो आपकी 15 से 20 मिनट्स में कंप्लीट हो जाएगी। सो आई होप यू लाइक इट। अगर कोई और चैप्टर आप मेरे को सजेस्ट करना चाहते हैं कि मैं इससे पहले कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बात करवाऊं, तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अगर आपको ये नोट्स चाहिए प्लीज जाइए मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है, उसकी भी प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। एंड बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर को कवर करने के बाद हम करेंगे डी एंड एफ ब्लॉक को कंप्लीट, एंड उसके साथ हमारी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी खत्म हो जाएगी। देन लास्ट में बस हमारे 3 फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर बचेंगे। सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक्स फॉर वॉचिंग।